संरचना के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम शेल, सबशेल और ऑर्बिटल और इसी के साथ हुंड का नियम भी देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले आपको शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें परमाणु की संरचना पता होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने संरचना तो बता दी थी, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं थोड़ा सा परमाणु की संरचना बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था। तो जो भी पदार्थ हैं, परमाणु को पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई माना जाता था। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर हम जूम करें तो जो सबसे उसकी सूक्ष्मतम इकाई होगी उसे परमाणु कहा गया। और 19वीं शताब्दी तक माना जाता था कि जो परमाणु है ना, ये अविभाज्य है, यानी कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो परमाणु है ये भी अविभाज्य नहीं है। अगर हम परमाणु को भी जूम करेंगे तो परमाणु के अंदर भी अलग अलग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पर दोबारा आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन है, परंतु प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, पर इसका नाम किसने रखा था? तो रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6725 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और इस पर आवेश कौन सा होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। और सबसे आखिर में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। इसके खोज करते हैं चैडविक। इसका द्रव्यमान भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6748 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो भार के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से हल्का होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन से हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी है न्यूट्रॉन और सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये एटम का स्ट्रक्चर है, यानी कि परमाणु की संरचना है। तो परमाणु के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, यानी कि अगर परमाणु का भार निकालना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ दिया जाए, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक के भार को ही परमाणु का भार कहा जाता है। और इसके बाहर चारों ओर जो आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे हमने डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अलग अलग जो परमाणु मॉडल हैं वो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिस पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं ना उसी को ऑर्बिट यानी कि कक्षा कहा जाता है, जिसे हम शेल कहते हैं।
तो जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को शेल कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। तो आगे अब हम पहले डायग्राम से शेल, सबशेल और ऑर्बिटल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेल यानी कोश, तो इंग्लिश में शेल होता है। शेल का हिंदी अनुवाद है कोश, और इसी शेल को हम ऑर्बिट भी कह देते हैं। ऑर्बिट का हिंदी अनुवाद है कक्षा। तो सबसे पहले हम शेल के बारे में देखते हैं। तो नील्स बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर यानी कि जिस मार्ग पर चक्कर लगाता है उसी को परमाणु का शेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो शेल को हम K, L, M और N से दर्शाते हैं। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है उसे K कहा जाता है, उससे जो दूर होता है उसे L कहते हैं, तीसरी ऑर्बिट को M कहा जाता है और चौथी ऑर्बिट को N कहा जाता है। और इसी प्रकार ये आगे चलता है, और इसी को हम नंबर में भी बता सकते हैं। जो हम अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं ना, K, L, M और N शेल, इसी को हम नंबर में भी बता सकते हैं। जैसे जो K ऑर्बिट है इसी को नंबर 1 शेल कह देते हैं, जो L ऑर्बिट है इसे सेकंड नंबर का शेल कह देते हैं, जो M ऑर्बिट है उसे थर्ड नंबर का शेल कह देते हैं, और सो ऑन, इसी प्रकार ये चलता है। तो आशा करता हूँ आपको इतनी तो क्लैरिटी हो गई होगी कि जो शेल है ये कहाँ पर होता है, यानी कि एटम के कहाँ पर होता है, तो आपको ये पता चल गया। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इसको डायग्राम से समझ रहे हैं। तो शेल के बाद जो सब शेल है वो कुछ और नहीं बल्कि इसी शेल का सब डिवीज़न होता है। तो इसको पहले मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लो अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप कैसे मिलोगे? पहले आपको मेरे घर का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप मुझसे मिल सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं पंजाब में रहता हूं, तो क्या आप मेरे घर तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो आप पूछोगे कि पंजाब में कहाँ? तो अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब में लुधियाना में रहता हूं, तो अभी भी क्या आप मेरे घर तक पहुंच पाओगे? फिर भी आप पूछोगे कि लुधियाना में किस मोहल्ले में रहते हो? तो मान लो मैं आपको बताऊं कि लुधियाना में कुछ भी मान लो आज़ाद नगर में रहता हूं, और मकान नंबर, तो मकान नंबर मान लो 1, 2, 3। तो अब आपको मेरे घर का एड्रेस पता चल चुका है, तो अब आप मेरे घर तक पहुंच सकते हो ना। तो इसी प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन का भी पता चलता है। कैसे? जो शेल है, शेल के अंदर ही सब शेल पाया जाता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है, और ऑर्बिटल के अंदर ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो जैसे उदाहरण से मैंने समझाया कि शेल क्या है यानी पंजाब, सब शेल क्या है उसका ज़िला लुधियाना, और ऑर्बिटल क्या है उसका मोहल्ला आज़ाद नगर। और ऑर्बिटल के अंदर कौन मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं मिलूँगा। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑर्बिटल में पाया जाता है, और ऑर्बिटल से मिलकर सब शेल बनता है, और सब शेल से मिलकर शेल बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल के ऊपर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम शेल को जूम करें तो सब शेल को जूम करें तो ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को जूम करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब आगे पहले मैं आपको सब शेल के बारे में बता देता हूँ। तो सब शेल के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम से हम समझ लेते हैं। तो सब शेल कुछ और नहीं है, यह शेल का ही सब डिवीज़न है, और सब शेल को हम S, P, D और F से दर्शाते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि जो शेल है उसे हम K, L, M और N से दर्शाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार सब शेल को हम S, P, D और F से दर्शाते हैं। तो जो पहला शेल है यानी कि K शेल है, तो K शेल में एक सब शेल होता है, कौन सा? S। मैंने आपको बताया ना कि शेल के अंदर ही सब शेल पाया जाता है। तो K शेल के अंदर कौन सा सब शेल होगा? तो S होगा। और L शेल के अंदर
कौन सा सब शेल होगा? तो एल शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, एस और पी। तो दूसरे नंबर के शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, एस और पी। तीसरे नंबर के शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, एस, पी और डी। चौथे नंबर के शेल के अंदर, जो कि एन है, इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, एस, पी, डी और एफ। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जिस नंबर का जो शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। जैसे जो पहला शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल है, एस। जो दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल हैं, एस और पी। इसी प्रकार जो जिस नंबर का शेल होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अब हमने जो डायग्राम में समझा था उसी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा या कोश, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट या शेल कह दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्बिट यानी कि कक्षा होती क्या है? तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर यानी कि जिस सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, और इसे के, एल, एम और एन से दर्शाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, तो ये डायग्राम है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो ये ऑर्बिट है इसे के, एल, एम और एन से दर्शाया जाता है। और जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में ये बताया था कि प्रत्येक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, यानी कि प्रत्येक कक्षा का अपना एक ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रत्येक कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे जो के कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब तक ये के कक्षा में चक्कर लगाएंगे ना, तो इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इनकी ऊर्जा सेम रहेगी। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहें कि मैं अगले स्तर पर यानी कि अगली कक्षा में चला जाऊं, एल कक्षा में चला जाऊं, तो एल कक्षा में जाने के लिए इन्हें अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाहरी स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसे एनर्जी बढ़ानी होगी, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और ठीक इसका उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएगा तो उसको अपने ऊर्जा में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है। और जैसे जैसे जो ऑर्बिट है ये नाभिक से दूर जाती है उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जैसे जैसे जो ये ऑर्बिट है ये नाभिक के करीब आती है उसके एनर्जी लेवल में कमी आती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी होती है। तो आपको समझ आ गया ना कि बोर ने क्या कहा है कि प्रत्येक कक्षा का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो उसे अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में नीचे वाली कक्षा में आना चाहता है तो उसे अपनी ऊर्जा में कमी करनी पड़ेगी। तो हम शेल यानी कि ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर। जैसे पहली जो कक्षा है जिसे हम k से दर्शाते हैं, ये कौन से नंबर की कक्षा है? तो पहली कक्षा है। तो फॉर्मूला क्या है? 2n की स्क्वायर। तो n यानी कि नंबर, पहला नंबर है, तो 1 का स्क्वायर और 2 को इसे गुना कर दो। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है
दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो दूसरी कक्षा है, फॉर्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर, तो कौन सा नंबर है? तो सेकंड नंबर है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार इस फॉर्मूले से हम जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ये पता लगा सकते हैं। तीसरे में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो शेल के बाद हम सब शेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे उपकोश या उपकक्षा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सब शेल या सब ऑर्बिट कहा जाता है। तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती हैं और इनका आकार भी अलग अलग होता है, जिन्हें हम S, P, D और F आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो ये सब ऑर्बिट हैं S, P, D और F, इनकी फुल फॉर्म क्या है? जो शेल थे ना, K, L, M और N, उनकी कोई फुल फॉर्म नहीं थी, लेकिन इनकी फुल फॉर्म है। तो S की फुल फॉर्म है शार्प, P को कहते हैं प्रिंसिपल, D को डिफ्यूज और F को फंडामेंटल। तो S की आकृति यानी कि S सब ऑर्बिट की आकृति शेप किस प्रकार होती है? तो इसकी आकृति गोलाकार यानी कि स्फेरिकल होती है। P सब शेल की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति डंबल की तरह होती है। डंबल देखा है ना आपने? तो डंबल की तरह इसकी आकृति होती है। D सब शेल की आकृति कैसी होती है? तो इसकी शेप डबल डंबल की तरह होती है। P सब शेल की शेप सिंगल डंबल की तरह होती है और D सब शेल की शेप डबल डंबल की तरह होती है। और जो F उपकोश है, इसकी आकृति कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होती है। तो इनकी आकृति आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए P सब शेल की आकृति किस प्रकार होती है? तो इसकी आकृति डंबल की तरह होती है, सिंगल डंबल। S की आकृति गोलाकार, P की डंबल की तरह, D की डबल डंबल की तरह और F की कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो जैसे हमने ऑर्बिट में पढ़ा था कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका पता किस फॉर्मूले से लगता है? 2n की स्क्वायर। उसी प्रकार जो उपकक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगता है? तो जो पहली उपकक्षा है S, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 4 ऐड करते जाएंगे। जैसे जो P उपकक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 में 4 जोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉन। जो D उपकक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन। जो F उपकक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 में 4 जोड़ दो तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक उपकक्षा में शुरुआत हमें 2 से करनी है और उसके बाद 4 जोड़ते जाना है। 2, 6, 10 और 14। तो एक बार हम ऑर्बिट और सब ऑर्बिट को एक ही साथ देख लेते हैं। तो जो पहला ऑर्बिट है K ऑर्बिट, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उस ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट आएगा? तो पहले ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट आता है? मैंने आपको बताया था S। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 ही होंगे। जाहिर सी बात है, जो ऑर्बिट है वो सब ऑर्बिट से मिलकर ही तो बना है। तो जिस ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट पाया जाता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होंगे। जैसे कोई कक्षा होती है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, तो जो आपकी कक्षा होती थी, मान लीजिए 11वीं क्लास है, तो उसके अंदर सेक्शन भी तो होते थे, A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन। तो जो अलग अलग सेक्शन होते थे, उनमें अलग अलग नंबर के बच्चे होते थे। लेकिन अगर हम सबको मिला दें तो वो 11वीं कक्षा के ही विद्यार्थी कहलाते हैं। उसी प्रकार जो कक्षा है, उसके अंदर ही उपकक्षा होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में होंगे, उनको ही तो जोड़कर कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो पहली जो कक्षा है K, उसकी उपकक्षा कौन सी होती है? S। तो S में भी अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद अगला ऑर्बिट है दूसरे नंबर का ऑर्बिट L, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें कितने सब ऑर्बिट होंगे? तो 2 सब ऑर्बिट होंगे, S और P। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं
और P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना कि P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना, तो 8 ही बना। तो L कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी कक्षा है M, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अंदर 3 उपकक्षाएं पाई जाएंगी, S, P और D। तो S उपकक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और D उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, 18। तो हमको पता ही है कि M कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 18 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे चौथी कक्षा है N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं और N चौथी कक्षा है, तो चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं हैं, S, P, D और F। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन सबको भी मिला दिया जाए तो कितना बना, 32 बना। तो N कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 32 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ऑर्बिट और सब ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिया, सब ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिया। अब हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कक्षक के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर ही सब ऑर्बिट पाया जाता है। सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल यानी कि कक्षक पाया जाता है। तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसी को कक्षक कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। तो कक्षक की संख्या उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी आधी होती है। कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो एक कक्षक में यानी कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद रखेगा, ये पूछा भी गया है। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें किस प्रकार से भरना है इसके बारे में हमें जर्मन के वैज्ञानिक हुंड ने बताया था, जिसे हुंड का नियम कहते हैं। आखिर में हम हुंड के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कक्षक की संख्या होती है, ऑर्बिटल की संख्या होती है, वो उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी आधी होती है। कैसे, तो देखिए, ये उपकक्षा है। उपकक्षा यानी कि सब ऑर्बिट, जो कि हम S, P, D और F से दर्शाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहली उपकक्षा है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमने पढ़ा कि जो उपकक्षा है उसे आधा कक्षक की संख्या होती है। तो कक्षक यानी कि ऑर्बिटल क्या है, तो जो ये बॉक्स है ना, इसी से ऑर्बिटल को दर्शाते हैं। और इसी बॉक्स के अंदर यानी कि इसी ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 तीर के निशान बने हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आगे हम इनके बारे में समझेंगे कि तीर के निशान क्या हैं। तो जो ये 2 तीर के निशान बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने पढ़ा ना कि एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो ऑर्बिटल है उसकी संख्या कितनी होगी, तो जो उपकक्षा है ना, जिस उपकक्षा में वो ऑर्बिटल है, उस उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा कक्षक की संख्या होगी, ऑर्बिटल की संख्या होगी। जैसे जो S उपकक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका आधा 1 यानी कि 1 बॉक्स होगा, 1 ऑर्बिटल की संख्या होगी। उसके बाद जो दूसरी उपकक्षा है P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 6 का आधा कितना हुआ, 3। तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। तो आप देख रहे हैं 3 बक्से बने हैं, और इन तीनों बक्सों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, प्रत्येक बक्से में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि 2 से कम 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में नहीं हो सकते। तो जो तीसरी उपकक्षा है D, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका आधा 5 हुआ।
तो इस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 5 ऑर्बिटल होंगे, और 5 ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो टोटल मिलाकर 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑर्बिटल को मिलाकर ही तो सब ऑर्बिट बनता है, और सब ऑर्बिट को ही मिलाकर ऑर्बिट बनता है। और जो F उपकक्षा है जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका आधा कितना हुआ? 7। तो इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे, और इन 7 ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो 7 दूनी 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिटल में इस उपकक्षा में हो सकते हैं। तो हम एक साथ शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहली कक्षा है इसमें हमने पढ़ा कि कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2। और पहली कक्षा में एक ही उपकक्षा पाई जाएगी जिसे S कहते हैं, और S में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और S उपकक्षा के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? तो S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका एक ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं कि टोटल मिलाकर अगर हम कक्षा को जोड़ें, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ें, तो उतने ही बनेंगे जितने कि उस कक्षा में पाए जाते हैं। दूसरी कक्षा L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो L कक्षा है ये दूसरे नंबर की कक्षा है, तो दूसरे नंबर की कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं, S और P। तो S के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, और P के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। क्यों होंगे? पीछे हमने देखा, क्योंकि जो S है, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 का आधा एक ऑर्बिटल होगा। और जो P है, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 का आधा 3 होता है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। तो 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गए, और 4 ऑर्बिटल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। और आप देख रहे हैं कि दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 ही तो होते हैं। उसके बाद जो तीसरी कक्षा है M, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में 3 ही उपकक्षाएं होंगी, S, P और D। और 3 उपकक्षाओं में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, तो 18 का आधा 9 होगा। तो इसमें टोटल 9 ऑर्बिटल होंगे। S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 5 ऑर्बिटल होंगे। तो टोटल 9 ऑर्बिटल होंगे, और 9 ऑर्बिटल में अधिकतम 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो टोटल 9 दूनी 18, तो इसमें टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन बने? तो 18 बने। तो M कक्षा में हमने देखा था 18 ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसी प्रकार ये चलेगा। आगे भी आप देखेंगे कि जो चौथी कक्षा है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं होती हैं, S, P, D और F। और इन सबको मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 32 का आधा हुआ 16, तो इसमें 16 ऑर्बिटल पाए जाएंगे जिनके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आशा करता हूँ आपको शेल, सबशेल और ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनका पता कैसे लगाया जाता है, ये पता चल गया होगा। तो आखिर में हम जो हुंड का नियम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड के द्वारा वर्ष 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी भी उपकोष में, यानी कि परमाणु के किसी भी सबशेल के किसी भी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक इसके सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। तो हुंड ने क्या बताया था, जो हम ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो हुंड ने क्या बताया, इसका नियम बताया। इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, हमने पढ़ा कि प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहले सभी डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा, उसके बाद जो उसका जोड़ा है यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है। पहले सभी डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो जो ये तीर का निशान आप देख रहे हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे क्या पता चलता है, तो यह चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को दर्शाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाता है। तो जो ये तीर का निशान है ये इलेक्ट्रॉन के दिशा को दर्शाता है। अगर ये सीधा तीर है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि सीधा क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये तीर का निशान उल्टा है, नीचे की तरफ इसका मुंह है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि उल्टा घूमेगा। तो हुंड के नियम के अनुसार जैसे आप देख रहे हैं ये 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बात हो रही है अधिकतम की, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो उन्हें किस प्रकार से इसमें भरना है? तो पहले एक एक करके तीनों में भरना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पहले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, दूसरे में 1 और तीसरा खाली छोड़ दो। नहीं, पहले एक एक करके तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा। और पहले हमें क्लॉकवाइज, यानी कि जो सीधा तीर का निशान होता है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, वो इलेक्ट्रॉन भरना है। इसके बाद उल्टा इलेक्ट्रॉन चालू करना है। पहले हमें सीधा इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं इसके भी 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। पहले सीधा सीधा करके तीनों में भरा गया, उसके बाद उल्टा करके इलेक्ट्रॉन को तीनों में भरा गया। और जो लास्ट में आप ये ऑर्बिटल देख रहे हैं ये भी सही है। पहले क्या किया गया कि तीनों में इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो पहले हमने क्या किया कि सीधा सीधा करके तीनों में इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बचे कितने? 2। तो फिर हम शुरू में आ जाएंगे, लेकिन अब हम उल्टा भरना शुरू करेंगे, यानी कि अब सीधा तीर का निशान नहीं होगा, अब उल्टा तीर का निशान होगा। यानी कि इसके बाद अब इस ऑर्बिटल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुंड का नियम है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए। पहले एक एक करके सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन है तब उसके बाद उसका जोड़ा लगाना है, पर पहले एक एक करके सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि हुंड के नियम के अनुसार जो आप ये ऑर्बिटल देख रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला आप देख रहे हैं, तो बताइए जो पहले 3 ऑर्बिटल हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, क्या ये सही प्रकार भरे गए हैं? तो नहीं भरे गए। क्यों सही प्रकार से नहीं भरे गए? तो हुंड का नियम क्या कहता है? जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुंड का नियम क्या कहेगा कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो सीधा तीर का निशान है वो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? पहले ऑर्बिटल से शुरू करना है। तो पहले ऑर्बिटल का जोड़ा लग गया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आप देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ? दूसरा ऑर्बिटल का जोड़ा नहीं लगाया गया, बल्कि तीसरे ऑर्बिटल में जोड़ा लगा दिया गया, जो कि गलत है। तो ये सही कैसे होता? अगर दूसरे ऑर्बिटल का जोड़ा लगाया जाता और तीसरे ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जिसका मुंह ऊपर की तरफ है ऐसे ही रहता, तब ये सही रहता। लेकिन अभी ये गलत है। तो बताइए ये दूसरे वाला क्या ये सही है? तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ऑर्बिटल हैं, पर सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना था। पहले ही जोड़ा नहीं लगाना, पहले सब में एक एक भरना था। तो ये भी गलत है। जो तीसरा वाला है, बताइए क्या ये सही है? तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में जोड़े लगाए हुए हैं, तो ये तो सही होगा ना। पर यह भी सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो इसका दूसरा ऑर्बिटल है इसमें आप देख रहे हैं दोनों तीर के निशान ऊपर की ओर हैं। पर सही क्या होगा? एक तीर का निशान ऊपर की ओर होगा और दूसरा तीर का निशान नीचे की ओर होगा। तो ये भी गलत है। तो जो चौथा है ये बताइए क्या ये सही है? तो इसमें भी 3 ऑर्बिटल हैं और 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और उसके बाद आखिर में फिर से पहले से शुरुआत हुई, पहले का जोड़ा लग गया। तो ये तो सही होगा। पर यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो तीसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है ना, वो उल्टा है। हमने क्या पढ़ा कि पहले सीधे तीर का निशान सभी में होगा, यानी कि पहले सीधे तीर के निशान का इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में होगा। उसके बाद जब जोड़ा लगेगा ना, तब उल्टे तीर का निशान आएगा। पर यहाँ पर क्या किया है कि अभी जोड़ा नहीं लगा, पहले ही उल्टे तीर का निशान आ गया, जो कि गलत है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है।
तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि एक शेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका फॉर्मूला है 2n²। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो के शेल होगा ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो के कोश यानी कि पहले ही कोश है, और पहले कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने पढ़े थे 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो ऊर्जा का चतुर्थ स्तर यानी कि चौथे ऑर्बिट की बात हो रही है, चौथे शेल की बात हो रही है। तो चौथे शेल में बताइए कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो चौथा शेल है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 चौके 16, और 16 को मल्टीप्लाई कितने से करना है? 2 से। तो 16 दूनी 32। तो इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 32। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एल शेल पूछा गया है। एल शेल यानी कि दूसरा शेल। तो दूसरे शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल कक्ष में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऑर्बिटल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर उपकोश यानी कि सब शेल की बात हो रही है। तो एफ सब शेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने 4 सब शेल पढ़े थे, एस, पी, डी और एफ। एस में 2, उसके बाद 4 4 जोड़ना है। एस के बाद पी आएगा, पी में 6 होंगे, पी के बाद डी आएगा, डी में 10 होंगे, डी के बाद एफ आएगा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षा हैं, इनका अपना एनर्जी लेवल होता है। तो इसके बारे में हमें नील्स के बोर परमाणु मॉडल से पता चला था। तो इसका सही जवाब क्या है? नील्स बोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है, इसमें ये तो गलत है, क्योंकि इसके तीसरे ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये गलत है। जो बी ऑप्शन है, ये भी गलत है, क्योंकि इसके दूसरे ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और तीसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। जो सी ऑप्शन है, ये भी गलत है, क्योंकि जो इसका दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें दोनों तीर के निशान ऊपर की ओर हैं। ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको सही तरह से भरा गया है। पहले एक एक करके तीनों में भरा गया, उसके बाद इसके जोड़े लगाए गए। तो ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि पी कक्षक का आकार कैसा होता है। तो पी सबशेल का आकार कैसा होता है। तो जो एस था, एस का आकार गोलाकार था। पी सबशेल का आकार डंबल की तरह था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो
यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।